कुछ तो नहीं, कल अच्छा आखिरी बार आप पहले ही ये दे साथ चुके थे नहीं शायद दिए से, थे। पहले ही शायद दे चुके थे। चलो ठीक है, पार्ट 2 में अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 2 में अगर कोई डाउट है तो पूछते जाओ। बहुत ये क्वेश्चन होमवर्क दिए थे। सर पहले P4S3 का एक्सरसाइज स्ट्रक्चर कैसा होता है? P4 S3 का? अरे यार ऐसा मत किया करो भाई, केमिकल बॉन्डिंग में चीज बताए हैं, नहीं बताए हैं क्या? ये देखो ले, स्क्रीन पे निकालते ही दिख गया। ऐसे करेगा जी घटिया काम। ये पूछ रहा था ना P4S3। यस लेक्चर नंबर सर। 5 निकालते ही पता चल गया। बोलो सर एक्सरसाइज 2 में से पार्ट 4 का कॉम्प्रिहेंशन में से चाहिए ना एक बार। एक्सरसाइज 2 के पार्ट 4 के कॉम्प्रिहेंशन में जाना है एक बार। हाँ बोलो। सर उसमें क्वेश्चन नंबर से 128 में से कॉम्प्रिहेंशन फॉर होमवर्क दिए थे क्या? अच्छा हाँ दिए थे। कॉम्प्रिहेंशन में कौन सा सर इसमें क्वेश्चन? सर 128। इसमें तो 128 दिख नहीं रहा यार हमको। इसमें तो सर कॉम्प्रिहेंशन 1 में था, कॉम्प्रिहेंशन 1 में। हाँ 1 में बोलो। नीचे वाला। सर इसमें से शेप पूछ रहा तो आंसर डी होना चाहिए ना? शेप पूछ रहा है तो आंसर डी होना चाहिए ना। SF5- दे रखा है। SF5- में सल्फर वाले पार्ट में हम लोग के पास 5 फ्लोरीन दे रखा है, और सल्फर के ऊपर हम लोग के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, एक नेगेटिव चार्ज मतलब 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 7 में से 5 बॉन्ड में चला गया मतलब एक लोन पेयर। एक लोन पेयर और 5 बॉन्ड पेयर मतलब sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। और sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में अगर एक लोन पेयर निकल के आएगा तो उस केस में हम लोग आराम से पहला ऑप्शन कंसिडर कर सकते हैं, दूसरा ऑप्शन कंसिडर कर सकते हैं, तीसरा ऑप्शन कंसिडर कर सकते हैं, ये नहीं कंसिडर कर सकते हैं। ऑप्शन डी आंसर होगा 1 2 सर and 3। शेप सर ज्योमेट्री और शेप में सर थोड़ा सा अगर डाउट ज्योमेट्री हो और गया। ज्योमेट्री और शेप में बस यही डिफरेंस होता है, लोन पेयर वाला पार्ट हम लोगों को शेप में दिखाई नहीं देता। बट ठीक है, यहाँ पे तो हम लोग उसका एक रिलेटिव रिप्रेजेंटेशन बना दिया है। तो लोन पेयर अगर दे भी दिया तो अपने को क्या फर्क पड़ रहा है, वो बेसिकली स्ट्रक्चर ही दे दिया है। लोन पेयर हम लोग कंसिडर नहीं करते, थियोरेटिकली लिखते वक्त। अगर पूछेगा कि शेप क्या है तो हम लोग बोल सकते हैं स्क्वायर पिरामिडल। क्यों स्क्वायर पिरामिडल और लोन पेयर को कहीं भी क्यों डाल दिया, तो लास्ट क्लास में बताया था स्क्वायर बाय पिरामिडल स्ट्रक्चर में जो सारे बॉन्ड्स होते हैं वो सारे बॉन्ड्स एग्जैक्टली सेम होते हैं। तो अगर सारे बॉन्ड सेम है तो लोन पेयर नीचे डालो या इधर डालो या इधर डालो या इधर डालो, कहीं पे भी डालो पहला लोन पेयर, कोई दिक्कत नहीं है। तो एग्जैक्टली सारे पोजीशन सेम है। उसको अगर हम लोग ऐसा मॉलिक्यूल को घुमाएंगे तो सब कुछ सेम दिखाई देगा। तो इसीलिए पहले वाले केस में स्क्वायर बाय पिरामिडल स्ट्रक्चर में एक लोन पेयर जो हम लोग को दिखाई नहीं देगा, तो इस केस में हम लोगों को स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर दिखेगा। यहाँ वाले पार्ट में स्क्वायर बाय पिरामिडल में, यहाँ पे लोन पेयर। तो यहाँ वाले पार्ट को अगर सारे जगह से अटैच करें तो भी हम लोग को आराम से एक स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर वाला पार्ट दिखाई देगा। थर्ड वाले केस में अगर हम लोग ये वाले पॉइंट को सब जगह से एसोसिएट करने की कोशिश करें तो भी हम लोगों को आराम से एक स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर वाला पार्ट दिखाई दे देगा। हम लोग कंसिडर कर सकते हैं आराम से। और कोई डाउट? यस सर। सर BRF5 का शेप क्या होता है? BRF5 यस सर। ब्रोमीन सेंट्रल एटम होगा, 5 फ्लोरीन में से 1 2 3 4 5। और इसके बाद अगर हम लोग ब्रोमीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को काउंट करें तो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। 7 में से 5 बॉन्ड में चला गया मतलब हम लोग आराम से एक लोन पे रख सकते हैं। तो sp1p2p3d1d2 हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 है, और sp3d2 में स्क्वायर बाय पिरामिडल ज्योमेट्री होता है लेकिन एक लोन पेयर है, इसका मतलब स्क्वायर पिरामिडल शेप होगा। बट सवाल में ऐसा बोला है एक्चुअल शेप ऑफ मॉलिक्यूल इज सिमिलर टू द मॉलिक्यूल। तो अगर PCl5 लेके चले तो PCl5 वाले पार्ट में हम लोग का हाइब्रिडाइजेशन sp3d के बराबर है। sp3d तो आंसर नहीं हो सकता। HCF4 अगर लेके चले तो HCF4 वाले पार्ट में ज़ोनॉन के ऊपर 4 फ्लोरीन एटम है, और ज़ोनॉन में 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से 4 बॉन्ड में चला गया मतलब 2 लोन पेयर बोल सकते हैं। इस केस में स्क्वायर प्लानर स्ट्रक्चर आएगा, ये भी अपना आंसर नहीं हो सकता। PCl4+ वाला पार्ट, PCl4+ तो वैसे भी आंसर नहीं दिख रहा हमको, क्योंकि PCl4+ में फॉस्फोरस में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, 5 में से 4 बॉन्ड में चला गया और एक पॉजिटिव चार्ज मतलब लोन पेयर नहीं रहेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन टेट्राहेड्रल शेप, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, तो डी आंसर होना चाहिए, क्योंकि कहीं भी स्क्वायर प्लानर स्ट्रक्चर नहीं है, सॉरी स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर नहीं है। और कोई डाउट यस किसी को? एक्सरसाइज 1 में कोई डाउट है तो पहले एक्सरसाइज 1 वाले डाउट को पूछो। एक्सरसाइज 1 में अगर किसी को कोई डाउट है तो। सर क्वेश्चन नंबर 256।
256। अच्छा, वही क्वेश्चन जो सबसे बड़ा था, क्वेश्चन होमवर्क दिया था, एक क्वेश्चन दिया था ना अलग से तुम लोगों को होमवर्क की, ये तुम लोगों को ट्राई करना है ढंग से। नहीं, वो तो 256 नहीं था शायद से, तो कोई और क्वेश्चन था। 214 है 214 में डाउट नहीं है किसी को? सर। है, उसमें लगा कि ऑप्शन बी होगा लेकिन आंसर में ए दिया हुआ है। अच्छा, तो हम तो बोले ही थे कि पहले क्वेश्चन सॉल्व करना, फिर आंसर देखना, फिर आंसर के हिसाब से सोचना कि आंसर कैसे आएगा। आंसर तो सबका गलत ही, जे एडवांस का सवाल है, आ रखा है जे एडवांस। क्वेश्चन नंबर कौन सा बोले थे? 56 256 में which of the following compound has coordinate bond? कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाले पार्ट में अगर हम लोग मान लो पहले मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो CH3 कार्बन वाले पार्ट के ऊपर 3 हाइड्रोजन है, फिर CN के जगह पे NC है। तो अगर मान लो NC की बात करते हैं तो नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाता है? अंशिका बोलते जाओ। सर 3 बॉन्ड बनाता है, तो एक बॉन्ड तो बना चुका, मतलब डबल बॉन्ड बनाएगा। और कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है? सर 4, लेकिन कार्बन डबल बॉन्ड बना रखा है, तो कार्बन पे 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 2 बॉन्ड बनाया मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन। इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और तो 2 इलेक्ट्रॉन के लिए नाइट्रोजन अपने 1 इलेक्ट्रॉन वाले पार्ट को कोऑर्डिनेट कर दिया, मतलब जो लोन पेयर है उसको कोऑर्डिनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। तो आराम से NC का फॉर्मेशन में कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा, ये आंसर ले सकते हैं। बाकी तो की सर बात कर अगर लेते वहां हैं। पर मतलब अगर कार्बन कार्बन के साथ ही बनाया होता तो CN लिखा होता। हाँ, तो उसमें भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता। अगर मान लो ऐसा होता CH3CN साइनाइड, तो कार्बन के साथ CH3, फिर कार्बन और डबल बॉन्ड नाइट्रोजन मान लो अगर दे रखा है, तो यहाँ वाले पार्ट में अगर हम लोग अच्छा सॉरी यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं होता, यहाँ पे क्योंकि कार्बन को 4 बॉन्ड बनाना है, तो कार्बन को 4 बॉन्ड बनाना है, नाइट्रोजन को 3 बॉन्ड बनाना है, तो ऐसे ही काम चल जाएगा, नाइट्रोजन का लोन पे फ्री एग्जिस्ट कर सकता है। और कोई डाउट क्वेश्चन नंबर 256 के अलावा एक्सरसाइज 1 में? एक्सरसाइज 1 में अगर कोई डाउट है तो बोलो। 214 में तो डाउट होगा ही सबको। किसी से बना क्वेश्चन नंबर 214? देवांशु राज, एनी कमेंट्स? नहीं सर। नहीं बना सवाल? ना। क्या बात कर रहा है यार, तुमसे तो एक्सपेक्ट कर रहे थे इससे सवाल बन जाएगा। 214 में किसी से भी सवाल बना? चलो ध्यान दो, सबसे पहले तो इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। अच्छा, इससे पहले अगर कोई डाउट है तो भी पूछ सकते हैं, इसका भी हम डिस्कशन में छोटा सा हम हिंट देते हैं केवल। स्ट्रक्चर वाले पार्ट में कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, CH2SF4, तो कार्बन डबल बॉन्ड सल्फर जिसके ऊपर 2 हाइड्रोजन है और इसके ऊपर 4 फ्लोरीन है, 1 फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन, 4 फ्लोरीन। अगर ये कंसिडर करें तो इससे एक चीज हम डिसाइड कर सकते हैं, अगर सल्फर का लोन पेयर काउंट करें तो एक भी नहीं है, इसका मतलब sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन, तो यहाँ पे ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर कंसिडर कर सकते हैं। फ्लोरीन वाला पार्ट ऊपर नीचे ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर निकल के आ गया, ठीक है। अब इस पहले वाले कार्बन की अगर बात करें तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, मतलब अगर हम लोग केवल इस कार्बन वाले पार्ट को कंसिडर करते तो ट्रायंगुलर प्लानर स्ट्रक्चर या ट्रायंगुलर प्लानर स्ट्रक्चर होना चाहिए। अब अपने पास 2 पॉसिबिलिटी है। एक पॉसिबिलिटी, जो हम लोग का कार्बन वाला प्लेन है ट्रायंगुलर प्लानर, और जो इक्विलैटरल ट्रायंगल या इक्वेटोरियल प्लेन वाला पार्ट वो एक जैसा हो ऐसा, और नहीं तो दूसरा पार्ट परपेंडिकुलर हो जाए। तो वो डिपेंड करेगा अपने रिपल्शन के ऊपर, इधर दोनों के दोनों एक प्लेन में हो और पाई बॉन्ड ऊपर और नीचे रहेगा, जैसे हम लोग पाई बॉन्ड का स्ट्रक्चर बनाते थे, इधर दोनों के दोनों एक प्लेन में हो और पाई बॉन्ड ऊपर और नीचे चला जाए, या फिर दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्लेन में होगा। ये 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती है। सब कुछ डिपेंड करता है अपने पाई बॉन्ड के ऊपर। तो जैसे एक चीज सोच के देखो, इसका हम स्ट्रक्चर थोड़ा साइड से बना के दिखा रहे हैं। अगर मान लो कि हम लोगों का कार्बन डबल बॉन्ड सल्फर वाला पार्ट है, तो कार्बन के साथ एक सल्फर और 2 फ्लोरीन वाला पार्ट दे रखा, इसका 2 फ्लोरीन वाला पार्ट वर्टिकली ऊपर और नीचे है। तो अगर हम लोगों का पाई बॉन्ड इसी प्लेन में हो गया तो पाई बॉन्ड को यहाँ के बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज्यादा रिपल्शन मिलेगा, ऐसा हम लोग आराम से बोल सकते हैं। तो पाई बॉन्ड वाले पार्ट का प्लेन अगर हम लोग फ्लोरीन के प्लेन के जैसा हो गया, जैसे फ्लोरीन वाला पार्ट वर्टिकल बॉन्ड है और पाई बॉन्ड भी ऐसा ही हो गया, तो यहाँ पे ज्यादा रिपल्शन का फैक्टर आएगा। अगर ये ऐसा हॉरिजॉन्टल हो गया पाई बॉन्ड, केवल पाई बॉन्ड की बात कर रहे हैं हम लोग, तो फ्लोरीन वाले बॉन्ड के रिस्पेक्ट में अगर हम लोगों का ये पाई बॉन्ड ऐसा ना हो के हॉरिजॉन्टल हो गया, तो इस केस में पाई का इलेक्ट्रॉन्स
डिस्टेंस वाइज ज्यादा चला जाएगा। उसको अगर सोचना है तो अपने हाथ के साथ एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। जैसे एक हाथ में मान लो ये दोनों थंब और नीचे वाला जो लिटिल फिंगर है, अगर इन दोनों की पॉइंट्स की बात करें, इन दोनों को फ्लोरीन मान लो, तो इस फ्लोरीन के रिस्पेक्ट में जैसे अगर हम लोग मान लो सामने ये पाई बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड का एक ऊपर पार्ट और एक नीचे पार्ट, अगर हम लोग इन दोनों को कंसिडर करें तो यहाँ जो डिस्टेंस है, जैसे थंब और थंब का जो डिस्टेंस है और ये परपेंडिकुलर जाने पे एक थंब और दूसरे थंब का जो डिस्टेंस है उसको सोच के देखो, तुमको दिखेगा कि पहले जब हम लोग बिल्कुल प्लानर स्ट्रक्चर लेके चलते हैं ऐसा, तो इस प्लानर स्ट्रक्चर में दोनों थंब का डिस्टेंस कम था, जबकि अगर हम लोग परपेंडिकुलर डायरेक्शन में गए तो थंब का डिस्टेंस बढ़ गया। तो अगर हम लोग का ये जो पाई इलेक्ट्रॉन वाला पार्ट ऊपर दे रखा है और फ्लोरीन है, ये दोनों सेम प्लेन में होगा, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे जो डिस्टेंस वाला पार्ट है, ये पार्ट यहाँ का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस वाला पार्ट काफी कम होगा। और अगर इलेक्ट्रॉन्स के बीच में डिस्टेंस कम है तो रिपल्शन का फैक्टर ज्यादा होगा। बट अगर मान लो दूसरा सिनेरियो, कार्बन के साथ सल्फर है, फ्लोरीन वाले पार्ट को अभी भी वैसे ही छोड़ देते हैं हम, बाकी दोनों फ्लोरीन भी जैसा था वैसे ही है, और यहाँ पे जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है, उस पाई इलेक्ट्रॉन्स वाले पार्ट को हम प्लेन में हॉरिजॉन्टल लेके चले जाते हैं। तो इस केस में हम लोग के फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस दोनों जगह से चेंज हो जाएगा। तो अगर नीचे वाले का भी डिस्टेंस बढ़ गया, ऊपर वाले का भी डिस्टेंस बढ़ गया, मतलब रिपल्शन का जो अपना फैक्टर है वो डेफिनेटली घट जाएगा। अगर रिपल्शन का फैक्टर घट रहा है तो मॉलिक्यूल तो जितना लेस रिपल्शन में रहना चाहेगा, उसी की वजह से सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बनता है। तो एक चीज सोच के देखो, ये हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो हम लोग का सिग्मा बॉन्ड बनता है, फिर से हम बात करें इस चीज में, जैसे sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में अगर s के साथ px और py है, तो पाई बॉन्ड बनाने के लिए z के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। मतलब अगर सिग्मा बॉन्ड या हाइब्रिड ऑर्बिटल xy प्लेन में है तो पाई बॉन्ड उसके परपेंडिकुलर प्लेन, मतलब अगर xy प्लेन ये हुआ तो पाई z वाला पार्ट ऐसा होगा, पाई बॉन्ड इस प्लेन में होगा। मतलब अगर हम लोगों का ये पाई बॉन्ड हॉरिजॉन्टल प्लेन है, तो इसके बाद जो सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड वाला पार्ट हम लोग के वर्टिकल प्लेन में एग्जिस्ट करना चाहिए। मतलब हाइड्रोजन और फ्लोरीन वाला पार्ट हम लोग एग्जैक्टली सेम प्लेन में कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। तो फ्लोरीन के बॉन्ड के रिपल्शन को कम करने की वजह से पाई बॉन्ड वाला पार्ट हॉरिजॉन्टल में गया, और जैसे ही पाई बॉन्ड हॉरिजॉन्टल में गया तो इसके ऊपर जो दोनों बॉन्ड्स थे वो वापस से वर्टिकल में चले गए। ऐसा हम लोग कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। तो सबसे पहला पार्ट, 2 carbon hydrogen bonds are in the same plane of axial sulfur fluorine bond। सल्फर फ्लोरीन का जो एक्सियल बॉन्ड है, दोनों हाइड्रोजन उसी के प्लेन में है, मतलब सही ऑप्शन है। दूसरा स्टेटमेंट देख लेते हैं, 2 carbon hydrogen bond are in the same plane of equatorial acid bond। तो एक चीज सोच के देखो, सिंगल करेक्ट ऑप्शन है और 2 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, दोनों कार्बन हाइड्रोजन एक ही प्लेन में है, आइदर वो एक्सियल के प्लेन में होगा या इक्वेटोरियल के प्लेन में होगा। तो एक चीज तो फिक्स है, आइदर पहला स्टेटमेंट सही होगा या दूसरा स्टेटमेंट सही होगा। नीचे का तो दोनों स्टेटमेंट गलत ही गलत है, बाय डिफॉल्ट मान सकते हैं। ये सब चीजें क्वेश्चन को जज करने के लिए बहुत हेल्प करता है। पहला स्टेटमेंट या दूसरा स्टेटमेंट दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, तो आइदर फर्स्ट सही होगा या फिर दूसरा सही होगा। तीसरा चौथा तो इन्हीं रिजेक्ट कर सकते हैं, तो तीसरा चौथा फिर भी हटा देते हैं। और अभी डिस्कस कर लिया कि एक्सियल बॉन्ड के प्लेन में ही हाइड्रोजन का प्लेन होगा, क्योंकि पाई बॉन्ड का प्लेन एक्सियल के परपेंडिकुलर गया, और एक्सियल के परपेंडिकुलर प्लेन में जाने से जो पाई बॉन्ड का प्लेन आया, उस पाई बॉन्ड के प्लेन का परपेंडिकुलर हाइड्रोजन का प्लेन है। तो पाई बॉन्ड के परपेंडिकुलर प्लेन में फ्लोरीन भी है, पाई बॉन्ड के परपेंडिकुलर प्लेन में हाइड्रोजन भी है। इसका मतलब हम लोग आराम से बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन सेम प्लेन में है। अपना ए आंसर होगा। फिर भी हम लोग थर्ड ऑप्शन की बात करते हैं, टोटल 5 एटम्स आर इन द सेम प्लेन। 5 एटम सेम प्लेन में हो सकता है क्या? तो जैसे अगर मान लो हम लोग इस प्लेन की बात करते हैं, ये हाइड्रोजन वाले पार्ट को लेकर के हम लोग तो पूरे प्लेन की बात करते हैं, तो इस केस में हाइड्रोजन एटम, फ्लोरीन एटम, सल्फर एटम, फ्लोरीन एटम, हाइड्रोजन एटम, कार्बन एटम, ये सारा का सारा पार्ट एक प्लेन में एग्जिस्ट करेगा। तो इस केस में टोटल 6 एटम से ये अपने काम के नहीं हो सकते, इस चीज को हम लोग आराम से छोड़ सकते हैं। मतलब ये 6 एटम से एक प्लेन में है, ये अपना आंसर नहीं हो सकता, इस चीज को हम लोग छोड़ते हुए काम कर सकते हैं। मतलब ये 3 पार्ट, हाइड्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन और ये पार्ट, ये सब एक ही प्लेन में है, अपने काम का प्लेन नहीं है, इसको हम लोग आराम से रिजेक्ट करके काम कर सकते हैं। तो ये हम लोग का 5 एटम वाला पार्ट इधर से तो नहीं हो सकता। दूसरे की बात कर लेते हैं। अगर हम लोग ये कंसिडरेशन लेके चले कि ये तीनों, ये पार्ट को हम लोग एक प्लेन कंसिडर कर रहे हैं, तो इसमें भी हम लोग का 4 एटम है, 2 फ्लोरीन, सल्फर और कार्बन। तो इसके इसमें ये भी पार्ट हम लोग के एटम्स में 4 को ही एक प्लेन में डाल रहा है, इसका मतलब ये भी अपना आंसर नहीं हो सकता। तो सी ऑप्शन तो खत्म हो गया।
इक्वेटोरियल सल्फर फ्लोरीन बॉन्ड्स आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पाई बॉन्ड। अगर इक्वेटोरियल वाले पार्ट के प्लेन की बात करें तो इक्वेटोरियल का जो प्लेन है वही अपने पाई बॉन्ड का भी प्लेन कंसिडर किया जा सकता है, क्योंकि एक्सियल के परपेंडिकुलर में पाई बॉन्ड है, एक्सियल के परपेंडिकुलर में इक्वेटोरियल बॉन्ड है, तो दोनों आपस में सेम प्लेन में एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब ये ऑप्शन वाला पार्ट भी गलत है। यहाँ पे बोला है परपेंडिकुलर, जबकि सेम प्लेन होना चाहिए, तो इसीलिए ऑप्शन 1 आंसर कंसिडर कर सकते हैं। जे एडवांस का बहुत अच्छा मतलब इमेजिनेशन का भी थोड़ा पार्ट है और वेस्पर थ्योरी के एप्लीकेशन से रिलेटेड बहुत ही अच्छा सवाल है। शायद आईआईटी दिल्ली के पेपर में आया था, जहां तक हमको ध्यान है 2007 या 2008 में या 9 में क्वेश्चन आ रखा है ये। इसके अलावा कोई डाउट किसी को? सर प्लेन नहीं समझ में आया कौन सा हुआ। हाइड्रोजन का प्लेन अगर समझ नहीं आया तो एक और हाथ से स्ट्रक्चर्स बना करके देखना तो मालूम पड़ जाएगा। ये सल्फर वाले पार्ट पे, तो ये सल्फर एटम है, इसका दोनों फ्लोरीन और ये पार्ट जिस प्लेन में है, उन लोग का कार्बन वाला पार्ट जो है वो भी उसी प्लेन में है। ऐसा तो सल्फर और फॉस्फोरस का जो प्लेन है कार्बन के, हाइड्रोजन का प्लेन एग्जैक्टली वही है। इस टाइप की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग का पहले जो पाई बॉन्ड था, जैसे मतलब ये एक्सियल पोजीशन है, तो हम लोग का पाई बॉन्ड वाला पार्ट जैसे ऐसा कंसिडर कर रहे हैं। मान लो यहाँ सल्फर है, यहाँ पे दोनों फ्लोरीन एक्सियल पोजीशन का, अगर पाई बॉन्ड ये रहा तो ज्यादा रिपल्शन का फैक्टर होगा, लेकिन अगर पाई बॉन्ड हॉरिजॉन्टल रहा तो इसका रिपल्शन का फैक्टर कम होगा। और पाई बॉन्ड के परपेंडिकुलर प्लेन में हाइड्रोजन एटम्स होंगे, तो अगर हम लोग का ये पाई बॉन्ड का प्लेन है तो हाइड्रोजन एटम इसके हॉरिजॉन्टल प्लेन में रहेगा। अगर हम लोग का पाई बॉन्ड हॉरिजॉन्टल हो गया तो हाइड्रोजन ऊपर और नीचे एग्जिस्ट करेगा, जैसा हम लोग का यहाँ वाला पार्ट एग्जिस्ट कर, मतलब ऐसा टाइप का यहाँ पे भी हाइड्रोजन एग्जिस्ट करेगा। ये बोलते हुए काम कर सकते हैं हम लोग। तो हाँ बोलो सर, तो हम लोग ये ऑर्बिटल स्ट्रक्चर से इसको डिटरमाइन कर सकते थे ना, उसका ऑर्बिटल स्ट्रक्चर से उसका प्लेन डिटरमाइन कर सकते थे। ऑर्बिटल स्ट्रक्चर से प्लेन डिटरमाइन तो कर सकते थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते उसमें दिक्कत क्या। लेकिन उसमें वही पॉइंट है ना, जैसे रिपल्शन का फैक्टर अगर ध्यान में नहीं रहा तो हम लोग का जो बनाने का जो तरीका है कि हम लोग क्वेश्चन को जो सॉल्व करते हैं, हम लोग हमेशा ऐसा सोचते हैं कि ये सारा आइटम एक ही प्लेन में है। ऐसा होता नहीं है। ऑर्बिटल के स्ट्रक्चर से आराम से हम लोग प्लेन डिटरमाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर ये पी एस प्लस पी एक्स प्लस पी वाई को सर इस तरीके से देखो, जैसे इसमें एक चीज ये है कि हम लोग को उल्टा काम करना पड़ेगा। मान लो कि हम लोग सल्फर की बात करें तो सल्फर वाले पार्ट में मालूम है कि एक्सेल पोजीशन तो जेड डायरेक्शन में है। अगर एक्सेल पोजीशन जेड डायरेक्शन में है तो जो पाई बॉन्ड है वो हम लोग के जेड डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए। किसी भी डायरेक्शन में हो, पाई बॉन्ड हम लोग के जेड डायरेक्शन में नहीं हो सकता, ये बिल्कुल फिक्स है। तो अगर पाई बॉन्ड जेड डायरेक्शन में नहीं हो सकता तो कहाँ रखे, तो हम लोग चलो वाई डायरेक्शन में डाल देते हैं, मान के चल लेते हैं कि वाई डायरेक्शन है। तो अगर पाई बॉन्ड वाई डायरेक्शन में है तो हम लोग का जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है उसमें s होगा, और क्योंकि y डायरेक्शन में पाई बॉन्ड है तो py हो नहीं सकता, px तो रहेगा और साथ ही साथ pz रहेगा। ऐसा हम लोग आराम से बोल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस ये कि z डायरेक्शन को चेंज कर दिया गया है। एक्सिस में ये ऊपर वाले पार्ट को z डायरेक्शन माने हैं, इधर वाले पार्ट को y डायरेक्शन, इधर वाले पार्ट को x मानते हुए काम कर रहा है। ऐसा हम लोग बोलते हुए काम कर रहा है। तो अगर हम लोगों का एक्सियल पोजीशन z डायरेक्शन में है, मतलब एक्सियल पोजीशन वाले पार्ट को हम लोग z डायरेक्शन में लेके चल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम लोग का जो sp2 का डायरेक्शन है वो भी तो उसमें z आ रहा है। x तो कॉमन है हॉरिजॉन्टल, लेकिन एक z डायरेक्शन यहाँ था, एक z डायरेक्शन इधर भी था, ये पूरा का पूरा एक प्लेन में एग्जिस्ट कर रहा है। उससे अभी हम लोग कंसिडरेशन ले सकते हैं, लेकिन जब तक पाई बॉन्ड के रिपल्शन का फैक्टर नहीं लेंगे तब तक ये चीज कंसिडर करना पॉसिबल नहीं है कि हम लोगों का केवल ऑर्बिटल में इन्हीं का मिक्सिंग हो सकता है क्या। पॉसिबिलिटी तो दोनों की तरफ से है कि चलो ठीक है, हम लोग का पाई बॉन्ड वाला पार्ट एक्स की तरफ से बन गया तो क्या होगा, वाई की तरफ से बन गया तब क्या होगा, जेड की तरफ से बन गया तब क्या होगा। ये तीनों पॉसिबिलिटीज है। एक्स को हम लोग हटा के चल रहे हैं क्योंकि एक्स को हम लोग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मान के चल रहे हैं, मतलब ये पूरा का पूरा डायरेक्शन एक्स है, तो पाई बॉन्ड तो ऐसा नहीं हो सकता, इसको हटा दिया। लेकिन पाई बॉन्ड के लिए वाई ऑप्शन अवेलेबल है और जेड ऑप्शन अवेलेबल है। लेकिन y और z में अगर हम लोग मान के चल रहे हैं कि हम लोग का एक्सियल बॉन्ड pz ऑर्बिटल से बना हुआ है, मतलब z डायरेक्शन भी अपने लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा ड्यू टू वेस्पर थ्योरी। इस वजह से हम लोग z को पाई बॉन्ड के लिए रिजेक्ट किए, फिर y के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा। और एक बार पाई बॉन्ड y ऑर्बिटल से बनना है, मतलब कार्बन का भी py खत्म हो जाएगा और सल्फर का भी py खत्म हो जाएगा। बाकी बचा क्या कार्बन पे हाइब्रिडाइजेशन करने के लिए, तो s के अलावा px, तो x डायरेक्शन तो है, और pz, और कोई ऑप्शन नहीं है इसमें। तो अगर ऑर्बिटल्स के थ्रू काम कर रहे हैं तो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज है। ऑर्बिटल्स के थ्रू काम करने में डायरेक्शंस का उतना आइडिया नहीं लगेगा, रिपल्शन के फैक्टर की वजह से हाथ को रोटेट कर करके आराम से स्ट्रक्चर वाले पार्ट पे जा सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है।
और इसके अलावा कोई डाउट किसी क्वेश्चन में? सर क्वेश्चन नंबर 239 का सेकंड स्टेटमेंट समझ नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 239 का सेकंड स्टेटमेंट, हम इसी तरह के डाउट की बात कर रहे हैं। लोग एक एक ऑप्शन में डाउट पूछते हैं, ये अच्छा चीज है। 239 के सेकंड स्टेटमेंट में इन AB2L2 टाइप ऑफ BAB बॉन्ड एंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द नॉर्मल टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल। अरे यार इसमें बॉन्ड एंगल दे रखा था क्या? इसको अभी के लिए छोड़ दो क्योंकि इसमें एक बॉन्ड एंगल के रिपल्शन का फैक्टर होता है, इस चीज को अभी हम लोग कंसीडर नहीं किया। लेकिन ये तो सही लग रहा है ना, मतलब नहीं। जैसे मान लो AB2L2 टाइप की बात करते हैं, तो AB2L2 टाइप का मतलब है दो बॉन्ड पेयर और दो लोन पेयर है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा इसका? sp3। sp3। और sp3 अगर रहा तो इसका शेप क्या निकल के आएगा? दो लोन पेयर है। शेप तो लीनियर ही है। नहीं, लीनियर नहीं है, वी शेप या बेंड शेप है, तो याद रखना है अपने को, ठीक है? अगर दो लोन पेयर है तो उस केस में मतलब sp3 में टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स है, अगर दो लोन पेयर डालेंगे तो वी शेप या बेंड शेप निकल के आता है। नॉर्मली होता क्या है, जो लास्ट क्लास में मेंशन किए थे, लोन पेयर का रिपल्शन सबसे हाईएस्ट होता है, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्शन होता है, और सबसे लास्ट में बॉन्ड पेयर। तो जैसे मान लो कि अगर हम लोग के पास दो बॉन्ड्स एग्जिस्ट कर रहा है, इस टाइप का ए एटम है और दो बी एटम है, तो बॉन्ड पेयर्स के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में भी रिपल्शन है, तो रिपल्शन की वजह से दोनों बॉन्ड थोड़ा दूर में रहने की टेंडेंसी में होगा। लेकिन हम लोगों का लोन पेयर दो एग्जिस्ट कर रहा है, तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्शन हाइयर होता है, तो लोन पेयर इसको ज्यादा रिपल्शन देगा एज कम्पेयर टू बॉन्ड पेयर रिपल्शन। तो उसको ऐसा समझो कि हम लोग का यहाँ लोन पेयर सॉरी बॉन्ड पेयर का रिपल्शन है, और ऊपर से लोन पेयर रिपल्शन करके इसको नीचे ढकेलने की कोशिश कर रहा है, दूसरा लोन पेयर भी दूसरे को भी नीचे ढकेलने की कोशिश कर रहा है, तो ये दोनों बॉन्ड्स को ऊपर के लोन पेयर्स की वजह से नीचे जाने की टेंडेंसी मिल रही है। तो अगर बॉन्ड पेयर रिपल्शन हाइयर होता तो ये जितना दूर जाना चाहता उतना जा सकता था, लेकिन अगर लोन पेयर का रिपल्शन ज्यादा है तो ये नॉर्मल जो बॉन्ड है, अगर चार बॉन्ड्स होते तो जैसा था वैसा ही है, बट लोन पेयर होने की वजह से ये बॉन्ड को थोड़ा रिपल्शन मिलेगा, तो ये लोन पेयर से दूर जाना चाहेगा, खुद के नजदीक आ सकता है क्योंकि खुद का रिपल्शन का फैक्टर कम है। होता है जैसे मान लो तीन दोस्त है, तो दो दोस्त में अगर अट्रैक्शन ज्यादा, तो दोनों ज्यादा क्लोज रहना चाहते हैं, जिसका रिपल्शन का फैक्टर उसका लोग दूर रखना चाहते हैं, इस तरह का एक फैक्टर है। तो अगर लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्शन ज्यादा है तो ये दूर रहना चाहेंगे। बॉन्ड पेयर में भी रिपल्शन है लेकिन उतना रिपल्शन नहीं है। होता ना कभी वो मेरा दुश्मन है, वो भी मेरा दुश्मन है, और वो उसका भी दुश्मन है, तो आपस में दोस्ती कर लेते हैं, उस टाइप का कंसेप्ट है। बॉन्ड पेयर का भी रिपल्शन है, बॉन्ड पेयर लोन पेयर का भी रिपल्शन है, लेकिन क्योंकि लोन पेयर का रिपल्शन ज्यादा है तो बॉन्ड पेयर अपने आप को थोड़ा नजदीक लाके एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे अपने लोन पेयर के रिपल्शन को। तो बॉन्ड एंगल वाला पार्ट घटने की कोशिश होगा, दोनों एटम्स क्लोज आ रहे हैं, तो अगर क्लोज आ रहे हैं तो यहाँ पे डिस्टेंस या एंगल वाला पार्ट डिक्रीज करेगा। वहाँ उल्टा शायद दे रखा है कि एंगल वाला पार्ट ग्रेटर होता है, ऑलवेज ग्रेटर, ये उल्टा है। कभी कभी ग्रेटर भी होता है, लेकिन वो बहुत स्पेसिफिक केस है बैक बॉन्डिंग का, जिसमें हम लोग ग्रेटर की बात करते हैं, अभी नहीं। तो सर यहाँ पर दोनों लोन पेयर एक ही साइड कैसे हो गया? दोनों लोन पेयर एक साइड तो है ही नहीं, दोनों लोन पेयर टेट्राहेड्रल शेप में है। मान लो ऐसा शेप लेके चलते हैं, तो ऐसा शेप में अब लोन पेयर को कहाँ डालना है तुम्हारी मर्जी, तुम जो जहाँ बताओ उसमें हम चार बॉन्ड डाल देते हैं। एक सेकंड रुको, एक तो रेड है, एक येलो कर देते हैं, दूसरा हम ग्रीन कर देते हैं, और तीसरा ब्लू कर देते हैं। अब बताओ कि तुमको कहाँ पे लोन पेयर डालना है, जहाँ बने वहाँ बता दो। सर ठीक है, कहीं भी डाल दिया। चलो यहाँ एक लोन पेयर डाल दिया, एक यहाँ लोन पेयर डाल दिया, तो एक लोन पेयर ऊपर है, दूसरा लोन पेयर भी ऊपर है। वो जो बेंड शेप है तो उसको हम ऐसा घुमा दिए, तो बाकी दोनों लोन पेयर एक तरफ नहीं हो गया क्या? हाँ। जो वी शेप है उसको ऐसा घुमा दिए तो एक लोन पेयर पेन के बाहर एक पेन के अंदर है, लेकिन है तो दोनों ऊपर। तो मेरे रिप्रेजेंटेशन का एक तरीका है केवल। हाँ। और कोई डाउट? सर पार्ट 5 से था, एक्सरसाइज 2 का। एक्सरसाइज 2 के पार्ट 5 से तेरे पार्ट 1 में कोई डाउट नहीं है तुमको? सर हाइपरवेलेंट मॉलिक्यूल मतलब? हाइपरवेलेंट मॉलिक्यूल मतलब जिसमें 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता हो। ये सबसे पहले दिन बताए थे एक्सेप्शन टू लेविस स्ट्रक्चर, हाइपोवेलेंट मॉलिक्यूल और हाइपरवेलेंट। हाइपो मतलब कम और हाइपर मतलब ज्यादा। अगर वैलेंस शेल में 8 या 8 से ज्यादा 8 भी नहीं 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, ग्रेटर देन 8, तब उस केस में हम लोग हाइपर वर्ड यूज करते हैं। एग्जांपल भी दीजिए ना ऐसा मॉलिक्यूल का। हाइपरवेलेंट का
PCl5 ये एग्जांपल नोट्स कॉपी में लिखा है तो लोगों लेक्चर 1 या 2 में ही लिखा है। फास्फोरस वाले पार्ट में फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है अगर PCl5, तो अगर फास्फोरस के अलॉन्ग 5 बॉन्ड है, हर एक बॉन्ड में 2-2 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? तो फास्फोरस के अलॉन्ग 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। 10 इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्टेट 8 होता है, 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो हाइपरवैलेंट मॉलिक्यूल बोलेंगे इसको। और कोई डाउट? हाँ, जो पार्ट 5 में बोला ना एक्सरसाइज 2 के पार्ट 5 में, पार्ट मैचिंग 5 कौन सा है? मैचिंग। तो मैचिंग करना, उसमें हमसे क्या डाउट पूछ रहा है? सर वो क्वेश्चन समझ नंबर नहीं आया। कौन सा? 150 सर। 150 सर सर इसमें सी ऑप्शन में सर 150 तो RVD 150 तो होमवर्क दिए नहीं हम। सर, ये भी तो बनने लायक है। नहीं हुआ, नहीं बनने लायक नहीं है, केवल इसके वजह से बनने लायक नहीं है। और यही तो तुमको नहीं समझ आया, बॉन्ड एंगल भी बताया क्या है? बॉन्ड एंगल का कंपैरिजन का कंसेप्ट अभी बताना बाकी है, तो इसके लिए रुक जाओ अभी, ये होमवर्क नहीं देते अभी। बाकी सारा इसमें बता सकते हैं, sp3 एंड बेंड, 2 लोन पेयर, sp3 एंड बेंड, sp2 एंड बेंड, sp3d2 सब बन जाएगा, लेकिन बस ये इसके वजह से हम लोग नहीं दे पाए क्वेश्चन, बाकी सारा चीज सही है इसमें। और कोई डाउट? बोलो भैया, और कोई डाउट? सर नहीं है इसमें। एक्सरसाइज 1 से ही है। एक्सरसाइज 1 से एक आदमी एक्सरसाइज 1 से डाउट पूछे जा रहे हैं, एक आदमी एक्सरसाइज 5 से डाउट पूछे जा रहा है, बाकी लोग चुपचाप बैठा हुआ है अपना, बाकी लोग तो मेरा डाउट पूछ ही ले रहा है, हम काहे पूछने जाए। बोलो एक्सरसाइज 1 में और कौन सा? सर 72। 72 ये सवाल? हाँ सर। ये सवाल के कौन से पार्ट में दिक्कत है? सर एक मिनट। मेरे हिसाब से स्टेटमेंट 4 में दिक्कत होगा। हाँ सर स्टेटमेंट 4। तुम लोग एक चीज बोले थे लास्ट क्लास में कि इस स्टेटमेंट को अपने बुकलेट में सर्च करना, बुकलेट में सर्च करी थी? जो थ्योरी वाला बुकलेट है ना, उसमें एक बार सर्च करना कि HCl6 सॉलिड फेज में कैसे एग्जिस्ट करता है। कुछ चीजें सर्च करो, उससे ज्यादा याद रहेगा। ये सब फैक्ट्स याद रखने अपने को। PCl5 सॉलिड फेज में कैसे एग्जिस्ट करता है, PCl6 सॉलिड फेज में कैसे, सॉरी PCl नहीं, PBr5 सॉलिड फेज में कैसे एग्जिस्ट करता है। तुम्हारा मतलब क्या हुआ? क्या सॉलिड फेज का मतलब क्या हुआ? सब बताएंगे, अभी आएंगे, अभी के लिए रट लो। इसका मतलब क्या हुआ ये हम ये भी बोले थे कि क्वेश्चन में दे रखा है, उसको सीखना है तुम लोग, इसका मतलब क्या हुआ। बातें नहीं सुनता है भाई साहब कोई आजकल मेरी दुनिया में, सबको ये अपन ही भगवान है वाला सीन चल गया है। 47 नंबर में दे नहीं रखा है, gaseous phase exist as monomer, solid phase is exist as PCl4+ and PCl6- ions। तो आयंस है। होता क्या है? अरे भाई साहब NaCl का मतलब क्या होता है? NaCl सॉलिड लिक्विड गैस क्या होता है? सॉलिड। काहे सॉलिड है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है क्योंकि आयनिक बॉन्ड है, और आयनिक बॉन्ड क्यों है? क्योंकि Na+ और Cl- आयनिक बॉन्ड है ना? यस सर। तो यहाँ पे इस वर्ड से कुछ बुझाया? ये जो वर्ड है आयंस, हाँ। तो यहाँ कौन सा आयन दिख रहा है? इधर इधर अच्छा वहाँ कौन पे सा आयन दिख रहा है? नेगेटिव। और इधर कौन सा आयन दिख रहा है राइट साइड में? पॉजिटिव। तो प्लस माइनस मिलकर आयनिक बॉन्ड बना देगा। हाँ। ये तो बोले भी थे कि इस क्वेश्चन को पढ़ के समझ जाना कि सॉलिड फेज का मतलब क्या होता है। बतिया पूरा नोट डाउन करते, तुम लोग रिकॉर्डिंग सुना करो एक बार बार ऐसे कान में गाना के वजह जगह पे ना ईयरफोन लगा करके रिकॉर्डिंग सुन लिया करो। रात में सोते वक्त ना कान में ईयरफोन लगा करके ऐसे सो जाया करना, तो सुबह उठेगा तो ऐसे था ना, एक तो कौन सा महाभारत में कोई सर पूरा क्या? वीडियो में तो 3 बार बेइज्जती सुनाई दे देता है। यार इसका तो क्या कर सकते हैं और तुम्हारा तो सबसे ज्यादा होता होगा। तो था ना एक महाभारत में कोई जो चक्रव्यूह भेदा था, क्या नाम था उसका? नाम भी भूल गया हम। बताओ भाई, कोई महाभारत वगैरह देख रखा है तो? अभिमन्यु। अभिमन्यु। अभिमन्यु नाम था उसका। हाँ अभिमन्यु। तो वही था ना, वो अपने माँ के पेट में जब था तो उस गर्भ में सुना था उसके पापा के थ्रू कि कैसे चक्रव्यूह भेदा जाता है। सोच लो, आदमी गर्भ में सुन रहे, तुम लोग ईयरफोन लगा करके रात में सुनेगा तो याद नहीं रहेगा तुमको केमिकल बॉन्डिंग। सुना करो ये सब चीज, आइडिया नया नया लगा निकाला करो। और कोई डाउट है तो पूछो जल्दी।
सर I3 प्लस का शेप। i3 प्लस का शेप, अगर i3 प्लस का शेप बताएंगे, वैसे आज बताया शायद से, ICl2 प्लस का शेप बताया ना। i3 प्लस का शेप अगर कंसिडर करें तो I के जस्ट बगल में 2 आयोडीन रहेगा और 2 आयोडीन वाले पार्ट में 2 लोन पेयर वाला पार्ट रहेगा, एक पॉजिटिव चार्ज रहेगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब हम लोग का टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगा और उसमें 2 लोन पेयर मतलब वी शेप या फिर बेंड शेप कंसिडर कर सकते हैं। I के जस्ट बगल में 2 I2, ये शायद हम लास्ट क्लास में बताए थे, पता नहीं भी बताया तो लेविस स्ट्रक्चर में तो डेफिनेटली बताया है। I2 प्लस I2 माइनस I3 प्लस या I3 माइनस ऐसा कंसिडर कर लिया करना। और कोई डाउट? सब पिरामिड में से बाइपिरामिडल कंसीडर कर सकते हैं ना? किसको? सब पिरामिडल अगर पूछेगा तो सच में बाइपिरामिडल भी आ सकता है ना? पिरामिडल अगर पूछेगा तो बाई पिरामिडल का आएगा। मतलब पूछा सर क्वेश्चन में पिरामिडल शेप कौन सा, तो सच में बाइपिरामिडल ऐड नहीं हो सकता? नहीं एकदम नहीं, बाई पिरामिड अलग शेप हो जाता है भाई। 2 पिरामिड 1 पिरामिड ऐसे कैसे सेम हो जाएगा? मजाक चल रहा है क्या? 1 पिरामिड मतलब जमीन के ऊपर पिरामिड और 2 पिरामिड मतलब जमीन के अंदर भी पिरामिड। सर ये गिवन नहीं है सर कि कौन सा शेप में पिरामिड, ट्रायंगुलर, ट्राइगोनल पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल, ये नहीं दिया हुआ है, बस पिरामिडल दिया हुआ है। कहाँ पे सवाल बताओ ना। 71 में। 71 which of the following should have pyramidal shape? तो पिरामिडल बोला है, बाई पिरामिडल नहीं बोला है। तो उसमें ठीक है स्क्वायर पिरामिडल हो या फिर ट्राइगोनल पिरामिडल हो, दोनों में से जो पिरामिडल लेना है अपने को, बट पिरामिडल बोला है। ठीक है, मतलब पिरामिडल में बाई पिरामिडल अलग चीज है, शेप में बाई पिरामिडल अलग होना अलग चीज है, बट स्क्वायर पिरामिडल है कि ट्राइगोनल पिरामिडल है ये सेम चीज है। ठीक है, यस सर। और कोई डाउट? जल्दी बताओ भाई, और कोई डाउट? और अगर डाउट नहीं है तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी शुरू करेंगे। सिंपल सा कंसेप्ट है, मेरे हिसाब से 1 लेक्चर में या 1.5 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। फिर एप्लीकेशन भी वही 1.5 लेक्चर का ही टॉपिक है, उसमें पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद फिर हम लोग आराम से बॉन्ड एंगल वाले पार्ट का कंपेरिजन शुरू करेंगे, डाइपोल मोमेंट का कंपेरिजन शुरू करेंगे। और उसके बाद हम लोग डाइपोल मोमेंट हम लोग शायद से, हाँ ठीक है, डाइपोल मोमेंट पहले देखेंगे, फिर आयनिक बॉन्डिंग देखेंगे, फाजान-सुलूसी में डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले पार्ट का डिस्कशन करेंगे। तुम्हारे 11th क्लास का केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा केमिकल बॉन्डिंग का। उसके बाद फिर स्पेसिफिक टॉपिक्स चलेंगे, बैक बॉन्डिंग क्या होता है, ब्रिज बॉन्डिंग क्या होता है, हाइड्रोलिसिस क्या होता है, सॉल्वोलिसिस क्या होता है, थर्मल स्टेबिलिटी क्या होता है, सॉलिबिलिटी कैसे डिसाइड कर सकते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, न्यूट्रल कंपाउंड्स, कलर ऑफ कंपाउंड्स, ब्लीचिंग एजेंट वाला पार्ट क्या निकल के आ सकता है, ऑक्सी एसिड्स क्या हो सकते हैं, सिलिकेट्स का स्ट्रक्चर, सिलिकॉन्स का स्ट्रक्चर क्या होता है, और उसके अलावा कुछ बच गया क्या नहीं, ये सब टॉपिक्स हम लोग एक एक करके फिर धीरे धीरे डिस्कस करते चले जाएंगे। वो सब टॉपिक्स बिल्कुल स्पेसिफिकली तुम्हारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है, जो तुम्हारे एनसीईआरटी में कहीं मेंशन नहीं किया है अपार्ट फ्रॉम पी ब्लॉक। मतलब ब्लॉक्स में वो सब चीजों को मेंशन किया हुआ है, वो सब चीज हम लोग आराम से एक करके डिस्कस करते जाएंगे। जो लोग होमवर्क नहीं बना के आए हैं वो अपना होमवर्क कंप्लीट कर लेना। हाँ बोलो सर डायमैग्नेटिक क्या होता है? डायामैग्नेटिक का मतलब क्वेश्चन हम नंबर बताए थे 248। एक जगह बताए थे। डायामैग्नेटिक मतलब जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखता हो, जिस स्पीशीज में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, भले ही वो एटम हो। जैसे मान लो कि अगर क्लोरीन एटम है तो क्लोरीन एटम के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में आर्गन के बाद 3s2 है और 3p5, तो 3p5 का मतलब एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये डायामैग्नेटिक स्पीशीज है। बट अगर Cl2 होता तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया, मतलब सॉरी उल्टा बोल दिया। पैरामैग्नेटिक वाले पार्ट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है और डायमैग्नेटिक वाले पार्ट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए, तो नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऐसा कंसिडर कर सकते हैं हम लोग। तो अगर Cl2 है तो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो खत्म हो गया, तो इस केस में पैरामैग्नेटिक बोल सकते हो इस चीज को। कहीं कहीं पे तो जैसे, हाँ बोलो। सर तो ये चार्ज से अट्रैक्टेड होगा पैरामैग्नेटिक? पैरामैग्नेटिक वाला जो पार्ट है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्शन शो करता है। पैरामैग्नेटिक, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड से कोई मतलब नहीं है। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस एक्सटर्नल, तुम लोग उसमें एडवांस में क्वेश्चंस में इस तरह का एक सवाल आ रखा है, ये हम लोग डिस्कस भी करेंगे। जैसे केमिकल बॉन्डिंग का ये पार्ट होगा हम लोग डिस्कस करेंगे। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस का डेफिनेशन ये होता है जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में स्लाइट अट्रैक्शन शो करते हैं, और डायामैग्नेटिक जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में स्लाइट रिपल्शन शो करते हैं। इसके ऊपर इस साल एक बहुत अच्छा सवाल आ रखा है जो हम लोग डिस्कशन भी कर सकते
थे, थोड़ा बहुत पार्ट उसका हम लोगों को क्लास 12 के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ना है, इसलिए डिस्कशन नहीं कर सकते। विशाल सर, और कोई डाउट? सर आपने जो श्वेता को कॉल आ रहा है, आ गई क्या नीचे? हाँ, और कोई डाउट तो बोलो। सर आपने जो असाइनमेंट दिया था एटॉमिक स्ट्रक्चर का, सर उसमें फिर क्वेश्चन जो था अप्रोच ऑफ अल्फा पार्टिकल, हाँ हाँ सर वो अभी हम लोग को पढ़ना है? पढ़ सकते हो, वो तुम्हारा फिजिक्स का सिंपल सा कंसेप्ट है। फिजिक्स में जो तुम्हारा ये कंसेप्ट होता है ना, क्या बोलते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, उसके बेसिस पे सॉल्व कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। सर उस निहार सर ने कहा कि बाद में पढ़ना, तो सर वो कॉन्सेप्ट नहीं हो ये पाया। वैसे फिजिक्स का कंसेप्ट होता है, वो केमिस्ट्री में जरूरत नहीं पड़ता है, वो फिजिक्स का कंसेप्ट, ठीक है। लेकिन ट्राई करना है तो सॉल्व कर सकते हैं। अगर फिजिक्स में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ लिया तो कर सकते हैं, जरूरत नहीं है, कर सकते हैं उसको अगर दिमाग लगाएंगे तो। और कोई डाउट? अगर डाउट नहीं है तो आज के लिए क्लास यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में नया टॉपिक शुरू करेंगे आराम से। और जिन लोगों ने होमवर्क सॉल्व नहीं किया वो सब होमवर्क सॉल्व कर लेना, ज्यादा बेटर होगा।